अगर देश के अंदर चल रहे किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की बात करें जो मल्टीपल स्टेट्स को क्रॉस करता है तो महाराष्ट्र स्टेट के साथ में एक पैटर्न देखने मिलता है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, हमारी बुलेट ट्रेन या पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, एक पैटर्न यहाँ पे क्लियरली ये नजर आता है कि जैसे ही ये सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही इनका कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है या इनफैक्ट डिलेड रूप में ही चलता है पूरी तरीके से प्रोजेक्ट एंड होने तक। मल्टीपल प्रोजेक्ट है वो गुजरात तक या सदर्न साइड में कर्नाटका तक ओपन होते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में पहुंचता है यहाँ पर अचानक से हलचलें स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों, क्या ऐसी दिक्कतें आ जाती है स्टेट के अंदर, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखो, कई लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस को जो है वो करार दे देती है महाराष्ट्र के अंदर प्रोजेक्ट्स के डिले होने पर, लेकिन यहाँ पर एक ब्रॉडर पिक्चर को समझना जरूरी है। हम ये बात साइडलाइन नहीं कर सकते कि पॉलिटिक्स रोल प्ले नहीं करता, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल फर्स्ट रीजन है वो समझ लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो मुंबई के आसपास में प्रोबेबली एंड होता है। इसके कारण दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे सह्याद्री माउंटेन्स या वेस्टर्न घाट्स के दूसरे पार बसे हुए मुंबई शहर तक अगर कोई भी प्रोजेक्ट को पहुंचाना है तो इसको बहुत डिफिकल्ट माउंटेनियस टेरेन में से गुजरना पड़ता है, और समतल जमीन पर आप बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन ऊबड़ खाबड़ और माउंटेनियस जमीन पर नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पूरा का पूरा जो बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है वहां पर हमें पूरे गुजरात में एक टनल नजर आती है, वो भी एक चिंटू से माउंटेन के अंदर है, और ये भी महाराष्ट्र बॉर्डर से लेस देन 500 मीटर्स की दूरी पर है। और जैसे ही ये महाराष्ट्र के अंदर एंटर करती है वैसे हमें मोर देन 8 टनल्स यहाँ पे नजर आती है, और ये हिस्टोरिकली भी देखा गया है। कोंकण रेलवे जितना डिफिकल्ट था बनाने के लिए, उसके लिए ही उसका कॉर्पोरेशन अलग से बनाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसके अंदर स्टेक लेना पड़ा। समृद्धि महामार्ग को भी अगर हम देखें तो जो सह्याद्री की दूसरी तरफ का भाग है वो आज खुल चुका है, लेकिन सह्याद्री के इस तरफ का भाग जो पहाड़ी इलाकों में आता है वहां पर काम जो है वो स्लो है, और इसका वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपनी कंस्ट्रक्शन स्पीड को फास्ट रखने के बावजूद कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से डिलेज फेस करते हैं। दूसरा इशू है यहाँ का क्लाइमेट। दोस्तों, कोई अगर वेस्टर्न घाट्स रीजन में रहता है, चाहे पूरा महाराष्ट्र से लेकर केरला रीजन तक वो रहने वाले लोग हो, ये बात क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ही ज्यादा सिवियर होती है। मैंने कुछ वीडियोस में ये बात रेफर भी की थी कि मुंबई के अंदर कभी कभी एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी मौसम राम वगैरह के अंदर होती है उसका वो हाफ अमाउंट होता है, जो एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। 200-300 mm में जहां पर जो है दूसरे शहर डूब जाते हैं, वहां पर वेस्टर्न घाट्स के कई शहर जो है वो उसको हैंडल कर लेते हैं इजीली, और एक नॉर्मल डे की तरह वो होता है क्योंकि उनकी बनावट उस तरीके की है। लेकिन जब कोई नए प्रोजेक्ट को बनाने की बात आती है तो ऐसे मानकर चलिए जो मॉनसून सीजन है इसमें ज्यादा काम हो ही नहीं पाता, स्पेशली जब हम अर्थ मूविंग का काम कर रहे हो, जिसमें लिटरली एक्सकवेटर्स एंड बुलडोजर्स का काम है, कोई इंटरनल फिनिशिंग का काम नहीं है। वो काम लिटरली आप मान के चलिए 10%-20% स्पीड पे चलता है बारिश के मौसम के दौरान। हालांकि कई टेक्निक्स का आज के डेट में इस्तेमाल किया जा रहा है बारिश के दौरान भी 24 घंटे काम शुरू रखने के लिए, लेकिन फिर भी मौसम जो है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ले आता है महाराष्ट्र को, और ऐसे 2-3 महीनों की डिलेज अगर हो जाते हैं बारिश के दौरान तो ऑब्वियसली बाकी स्टेट जिनमें ये इशू इतना बड़ा नहीं है वो आगे निकल जाते हैं, और ये दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। लेकिन अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कुछ ऐसे रीजंस के ऊपर जो नेचुरल नहीं है। पहली बात, महाराष्ट्र की आज की कंडीशन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, महाराष्ट्र प्रॉस्परस स्टेट है, आप सब जानते हो, और इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट जब महाराष्ट्र में एंटर करता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ केसेस में गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 15 गुना कॉम्पनसेशन देना पड़ता है उस अमाउंट पे जो ऑलरेडी दूसरे स्टेट से कई गुना ज्यादा है। तो वहां पर जो है बजटिंग हो गया, लैंड के अलाइनमेंट को देखना हो गया, और उसके बाद में ऑब्वियसली इतने महंगे जमीन जिसकी वैल्यू लोगों को पता है ज्यादा है, उसको बेचने के लिए किसी को कन्विंस करना बहुत महंगा है। ये जमीन सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव है, जमीन ज्यादातर फर्टाइल भी है, और इसलिए इतना ईजी नहीं होता है किसानों को कन्विंस करना। एक ऐसी जगह पे आप किसानों को कन्विंस कर दोगे एक अच्छी बड़ी अमाउंट के साथ में जहां पर इतना उनको वैसे भी आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर ऐसे स्टेट में जहां पर जमीन समृद्ध है वहां पे ये प्रॉब्लम जरूर आता है, और ये प्रॉब्लम एस्केलेट होता है जब जमीनें मुंबई के पास आना शुरू होती है या पुणे या नासिक कोई भी बड़े शहर के पास आना शुरू होती है, और यहीं पे हमें ऐसा रीजन देखने मिलता है जो हम सब सीधा सीधा करार दे देते हैं ऐसे डिलेज को, जो कि है पॉलिटिक्स। तो देखो, यहाँ पर पॉलिटिक्स को भी थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। अगर हम पूरे के पूरे स्टेट के अंदर की जो विधानसभा भरती है उसके अंदर बैठे हुए लोगों को देखें तो आपको देखने मिलेगा कि कई लोगों की जो प्रॉपर्टीज है, जो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन के साथ में बहुत होती है, इनके काफी ज्यादा स्टेक
स्टेट्स होते हैं ऐसे सिटीज के आसपास के रीजन में, स्पेशली आउटस्कर्ट्स में, जब इनकी जमीन अंडरटेकिंग में आती है तो ऑब्वियसली ये लोग जो है ज्यादा बड़े लेवल पे नेगोशिएशंस कर सकते हैं। एक किसान को जो है वो कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन की जमीन अगर बिकवानी है तो ऑब्वियसली उसके कंडीशंस के लिए चीजों को चेंज करना होता है। और ऑब्वियसली जो एजेंसीज काम करती है ऐसे मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट बनाने का, उनको यहाँ पर नेगोशिएशंस बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाला बंदा है वो खुद अपनी जमीन यहाँ पे लेके बैठा है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई बार ये कई प्रोजेक्ट्स के लिए देखा जाता है। इनफैक्ट कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होने के पहले भी जमीनें ली जाती है स्टेक होल्डर्स के द्वारा, या फिर कई तो स्टेक होल्डर्स बनने के लिए जमीनें ली जाती है और उसके बाद में ये ड्रामा जो है वो जमीन का होता है। ये दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है। जमीन लेने के बाद में भी उसके आसपास में अगर कोई भी पॉलिटिशियन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव है, ऐसा नहीं कि लोकल आसपास का कोई वो नेता है, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बहुत ग्रेट रखता है। उसके हिसाब से अगर कोई काम ना हो तो ऑब्वियसली वो डीलीज लाने की क्षमता रखता है। वोट बैंक के हिसाब से वो लोगों को किसी प्रोजेक्ट के विरुद्ध या किसी प्रोजेक्ट के सपोर्ट में ले आ सकता है। और फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या सब कुछ जो हो, इनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात मैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बोलूंगा कि कहीं ना कहीं डीलेस के लिए उनसे भी इश्यूज होते हैं, और जो रजिस्ट्रार का काम होता है वो दिक्कत ही प्रोड्यूस करता है। आपको मैं लैंड एक्विजिशन का पैटर्न इसके लिए समझाता हूँ। अगर सपोज एक प्रोजेक्ट बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी बॉडी के द्वारा, तो वो जाके सीधा जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। वो जमीन निकालने का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, गाँव में जाकर लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जमीन लोगों के नाम से उस बॉडी के नाम पे ट्रांसफर करने का काम है वो वहां का रजिस्ट्रार करता है। वो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं कर सकती। और इसके कारण जो है पावर लोकल लेवल पे जो नेता बैठा है या लोकल लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट बैठा है उसके हाथ में आता है। अब ऑब्वियसली वो ऐसे काम नहीं करेगा कि वहां पे उसको दिक्कत हो जाए, तो वो भी चीजें डिले लाती है प्रोजेक्ट के अंदर। अब ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम दूसरे स्टेट्स में भी है ब्यूरोक्रेट वाला, लेकिन ये ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन चीजों को और कॉम्प्लिकेट करता है। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हमें हर प्रोजेक्ट थोड़ा डिले प्रोसेस में चलता हुआ नजर आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और मिलेंगे अगली वीडियो में।